नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना 8वां मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व करेंगे। 7 मॉक टेस्ट मैं करा चुका हूं और जो एडुग्रिल्ला पब्लिकेशन के बुक है उसमें 10 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, तो इसके बाद 2 मॉक टेस्ट आपके अगले 2 दिन में आ जाएंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतियों के संरक्षण की इन सीटू विधि के लिए स्थल नहीं है। इन सीटू और एक्स सीटू दो तरह का संरक्षण होता है। तो इन सीटू का मतलब जो जीव जंतु है ना, उनके ओरिजिनल जिस स्थान से वो बिलोंग करते हैं उस वहाँ पे यदि उनका संरक्षण किया जाता है तो उसको इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। और यदि उनको वहाँ से निकाल के किसी कंट्रोल्ड परिस्थितियों में उनका संरक्षण किया जाता है तो उसको एक्स सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं। तो बोल रहा इन सीटू विधि के लिए स्थल नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है वो बी है, बोटेनिकल गार्डन। बाकी जो जीवमंडल रिजर्व मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। एक रेतीला और खारा क्षेत्र एक भारतीय पशु प्रजाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में जानवर का कोई परभक्षी नहीं है, लेकिन इसके आवास के नष्ट होने के कारण इसके अस्तित्व को खतरा है। निम्न में से कौन सा वह जानवर है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यूपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर है वो है बी, भारतीय जंगली गधा, इंडियन वाइल्ड एस इसको बोलते हैं। ये कच्छकरण में पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसी संरक्षित प्रजाति का शिकार करने, फंसाने या मारने पर क्या सजा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है, 3 से 7 साल की कैद और जुर्माना। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्न में से कौन सा भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। आज ही मैंने बायोस्फीयर रिजर्व पे एक वीडियो डाला है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1986 में डिक्लेयर किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। घास भूमि पारितंत्र मतलब ग्रेजिंग फूड चेन की बात कर रहा है, तो उसमें बोल रहा है कि जातियों के सही उदाहरणों को पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरणों को सुमेलित कीजिए। तो जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो घास से स्टार्ट होती है, तो घास है ना वो पहला पोषी स्तर है, तो सी का 4th। तो सी का 4th पहले में ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भी हम दो दे सकते हैं। तो दूसरा स्तर जो होता है वो होता है घास को खाते हैं खरगोश, तो दूसरे का हो गया तीसरा। तो देखो दूसरे का तीसरा है। उसके बाद तीसरा जो पोषी स्तर है खरगोश के खाएगा कौवा, तो सी का है तीसरा का, डी का है पहला। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो नाम से पता चल रहा है जो सकल प्राथमिक उत्पादकता मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, वो ज़्यादा होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से। सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। किसी भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से तात्पर्य है अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, और जो डी ऑप्शन दिया गया है ना पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। तनाव की स्थिति के दौरान एक पारिस्थितिकी तंत्र में दुर्लभ प्रजातियों की गिनती कम हो जाती है, ये तो सही है। एक पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर माना जाता है यदि इसकी संरचना और कार्य पूरे वर्ष कमोवेश एक जैसे रहते हैं। एक जैसे रहेंगे तो अस्थिर नहीं माना जाएगा, उसको स्थिर माना जाएगा। तो बी ऑप्शन सही है, बोल रहा है विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे, चूहे, सांप और बाज सह अस्तित्ववादी हैं।
यदि सभी पौधों को हटा दिया जाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र पर तत्काल प्रभाव क्या होगा। तो बोला यदि पौधों को हटाया जाएगा तो तत्काल प्रभाव उस पर पड़ेगा जो पौधों को खाते हैं। तो पौधों को कौन खाएगा, चूहा। तो चूहों की आबादी कम हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन, धूल, या डी ऑप्शन है पौधे के आवरण में परिवर्तन। ए ऑप्शन है ना इसका सबसे सटीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो पृथ्वी की सतह का तापमान होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो पृथ्वी की सतह का तापमान भी मेंटेन करने में ना हेल्प करती है, और यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो जो सतह का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है, वर्तमान से कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कार्बन क्रेडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आपके सिलेबस में 26 टॉपिक हैं और टोटल 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इनकी कोशिश रहेगी यदि कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जाएं तो एवरेज 4 क्वेश्चन आएंगे सब टॉपिक से। कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि हो सकता है कि 4 की जगह 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से 4 से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाएं। कार्बन क्रेडिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, पहले ही ऑप्शन इसका सही है। बाकी जो लिखा है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ाना, ये गलत है। वनों की कटाई को बढ़ाना या औद्योगिकरण बढ़ाना, ये सब गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन क्रेडिट सिस्टम कैसे काम करता है। ऑप्शन देखते हैं। कंपनियां अपने कार्बन उत्सर्जन को एक निश्चित सीमा से कम करके क्रेडिट कमा सकती हैं, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है कंपनियां अन्य कंपनियों से क्रेडिट खरीद सकती हैं जिन्होंने अपनी कार्बन उत्सर्जन सीमा को पार किया, ये भी सही है। सी ऑप्शन है कंपनियां कार्बन बाजार में क्रेडिट का व्यापार करती हैं, इसी को कार्बन ट्रेडिंग भी बोलते हैं ना, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। तीनों सही हैं तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 14 क्या बोला है, राजस्व अभिलेखों में वन भूमि का नामांतरण कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। ऑप्शन है वन विभाग, राजस्व विभाग, पर्यावरण वन मंत्रालय, या डी है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों जिम्मेदार हैं तो आपका डी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, राजस्व अभिलेखों में वन भूमि का नामांतरण प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है। ऑप्शन देखते हैं। वन विभाग को लिखित आवेदन, दूसरे ऑप्शन ये इधर दिए गए हैं। राजस्व विभाग को लिखित आवेदन, एक निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी फॉलो करने होते हैं प्रोसेस में। तो 15 का डी ऑप्शन सही है। 16 भी देख लेते हैं। राजस्व अभिलेखों में वन भूमि के नामांतरण के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। स्वामित्व प्रमाण, वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति मतलब NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, भूमि के मानचित्र और सर्वेक्षण रिपोर्ट, या उपरोक्त सभी। तो इसका भी डी ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में 17 क्या बोल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य सरकार को 2009 से 2019 तक प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, इसको कैंपा बोलते हैं, को कितनी राशि हस्तांतरित की गई थी। तो इसका सही आंसर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंधित नहीं है बोल रहा है। ऑप्शन देखते हैं। किसी वायुयान में संरक्षित क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरना, जलावन की लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, होटल और रिजॉर्ट की स्थापना, व्यावसायिक खनन। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही है, लेकिन इन्होंने सी ऑप्शन को सही माना है। आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कौन आपको सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वनों के नियामक कार्य को कौन दर्शाता है। ऑप्शन देखते हैं। गैसों का भंडार और विमोचन,
मतलब ये इनका कहने का मतलब है कि किसका रेगुलेशन वन करते हैं, मतलब फॉरेस्ट करते हैं। गैसों का भंडारण और विमोचन, आवश्यक तेलों का उत्पादन, लकड़ी का उत्पादन या मिट्टी और मिट्टी का संरक्षण। तो डी ऑप्शन है वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 20 क्या बोल रहा है, मृदा संरक्षण की प्रक्रिया को जाना जाता है। मृदा को नुकसान से बचाया जाता है, बांझ मृदा को उपजाऊ मृदा में परिवर्तित किया जाता है, मृदा अपरदन की अनुमति है, मृदा वातित होती है। मतलब मृदा संरक्षण में ना मृदा को नुकसान से बचाया जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर कितना जुर्माना है। तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, क्योंकि जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है ना, उसमें मैक्सिमम 15 दिन की साधारण कारावास है ना, उसका प्रावधान है, जो मैंने पढ़ा है और बताया है, जो आप देख सकते हैं। इसको गूगल में आप सर्च करेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब इन्होंने सी ऑप्शन को सही माना है। अब इनके हिसाब से 3 साल की अवधि के लिए कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना ये है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, अन्नामलई टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, इको सेंसिटिव जोन में कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। ऑप्शन देखते हैं। व्यावसायिक खनन, दूसरा है शामिल, मतलब ये धूल पैदा करते हैं जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सी है लकड़ी आदि का व्यावसायिक उपयोग, या डी उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी एक्टिविटीज हैं वो प्रतिबंधित हैं इको सेंसिटिव जोन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 24, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है फणसाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही है। 26 क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR कौन जारी करता है। ऑप्शन इसके इधर दिए गए हैं राइट साइड में ऊपर। तो ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करता है। डी ऑप्शन सही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनाई गई थी। 1952 में बनाई गई थी। ए ऑप्शन आपका सही है। 28 क्वेश्चन नंबर है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन जीव संरक्षण के लिए तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का उद्घाटन कब किया गया। इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये योजना किस टाइम पीरियड के लिए, तो 2017 से 2031 के लिए है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन 29, तीसरी NWAP मतलब इसी को तीसरी राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना मतलब नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान NWAP बोलते हैं इंग्लिश में, तैयार करने वाली समिति के प्रमुख कौन है। तो JC काला। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अच्छा क्वेश्चन है ये। हर 4 साल में बाघों की गणना होती है, हर 5 साल में हाथियों की गणना होती है। सी ऑप्शन एशियन एलिफेंट अलायंस एक छत्र पहल है, या उपरोक्त सभी। तो ये डी ऑप्शन है ना, ये सही है। जो बाघों की गणना होती है वो 4 साल में होती है और हाथियों की 5 साल में। अभी 2022 के जो जनगणना है बाघों की उसका आ गया है रिजल्ट। तो अभी जो भारत में बाघों की संख्या है वो 3167 है। इससे पहले 2018 में हुई थी तो उसमें 2967 थे, 200 बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसमें हाथी के बारे में सत्य कथन। मतलब ये देखना है जो ऑप्शन दिए गए हैं कि वो हाथियों के लिए सही है कि नहीं। पहला है ये IWPA वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात कर रहा है कि अनुसूची 1 इसमें हाथी शामिल है, तो पहला तो सही है। दूसरा है साइट्स का परिशिष्ट 1, तो इसके परिशिष्ट 1 में भी ये शामिल है। साइट्स आप जाके देख सकते हो। तो सी ऑप्शन आपका सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। ऑप्शन देखते हैं, गहरा समुद्र, पर्णपाती वर्षावन, कोरल रीफ्स या मरुभूमि। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। कोरल रीफ्स में जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो इन बाकी की अपेक्षा अधिक पाई जाती है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में 33 में। जलवायु परिवर्तन COP27 ये आयोजित कहाँ पे किया गया था? मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आयोजित किया गया था। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं? बंगाल टाइगर, भारतीय मोर, हिम तेंदुआ, ये तीनों आती हैं शेड्यूल 1 में, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 35, मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड का एक रजिस्टर है। तो मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड है ना, वो जो मानव जनित गतिविधियाँ हैं ना, उससे वेटलैंड जो साइट्स हैं उनको जो खतरा है उससे संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा है काफ़ी क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, कितने बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन? ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997। बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षण और सुधार के लिए दिशा निर्देश कौन जारी करता है? तो ये केंद्र सरकार जारी करती है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 38, पार्टियों के सम्मेलन मतलब COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। UNFCCC के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNFCCC का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, क्योटो प्रोटोकॉल से हटने की घोषणा करने वाला पहला हस्ताक्षरकर्ता देश कौन सा बना? मतलब ये बोल रहा है कि कौन से देश ने क्योटो प्रोटोकॉल में जिसने हस्ताक्षर किया है उसके बाद उससे हट गया, तो ऐसा करने वाला पहला देश है कनाडा। सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 40 क्या बोल रहा है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? चराई, शहरीकरण, वनों की कटाई या सभी? तो ये सब कारण है मृदा अपरदन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वर्षा का वह रूप जो मृदा अपरदन को अधिक प्रभावित करता है। अब ये भी अजीब तरह का थोड़ा क्वेश्चन है। वर्षा, ओले के साथ वर्षा, बूंदाबांदी, हिमपात। तो इसमें इन्होंने ए ऑप्शन को है ना सही माना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वन में उत्कृष्ट पुनर्जनन स्थिति मतलब रीजनरेशन की जो स्थिति है वनों में वो 80 से 100% के बीच है। तो इसके लिए दिया जाने वाला कलर कौन है? तो जब अच्छी स्थिति है तो ग्रीन कलर दिया जाएगा। काफ़ी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1971 में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही है। यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 44, निर्वनीकरण और वनीकरण के बीच का अंतर क्या है? निर्वनीकरण का मतलब होता है वनों का कटाई और वनीकरण मतलब वनों को लगाना। ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 क्या बोल रहा है? स्नैग क्या है? तो जो मृत वृक्ष होते हैं ना, जो जंगल में खड़े रहते हैं उनको स्नैग बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला 46, खड़ी इमारती लकड़ी को बेचना क्या कहलाता है? तो इसको स्टैम्पेज बिक्री बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 47, 1878 के वन अधिनियम के संशोधन के अनुसार संरक्षित ग्राम निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? ऐसा वन जिसमें प्रवेश वर्जित है था, वन विभाग द्वारा संरक्षित वन, एक ऐसा वन जहाँ से गांव अपने उपयोग के लिए जलाऊ लकड़ी, चारा, पत्तियां आदि एकत्र कर सकते थे। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, एक जंगल जिसमें लोगों को मुफ्त सेवा की शर्त पर रहने की अनुमति दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे ग्राम वन कहा जाता था, वन ग्राम। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? वन बस्तियों के सामने मुख्य चुनौतियां क्या हैं? ऑप्शन देखते हैं। वन उत्पादों के लिए बाजारों तक सीमित पहुंच, पहला तो सही है। दूसरा है संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव आवासों के साथ संघर्ष, दूसरा भी सही है।
तीसरा है बुनियादी सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50, भारत की नीति और कानून भारत के वनों पर इसके प्रभाव की समीक्षा और आकलन करने के लिए राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। सीधा पूछ ये रहा है कि राष्ट्रीय वन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था, तो ये गठित किया गया था 2003 में। इसके ऑप्शन देख इधर ऊपर दिए गए होंगे, ये दिए गए हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, सुरक्षात्मक संचालन के मुख्य शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, तो निवारक और उपचारी उपाय ये दोनों आते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 52, जंगल में आग लगने से हर साल जंगल को लाखों रुपए का नुकसान होता है, चंद घंटों के भीतर वन अधिकारियों की पीढ़ियों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। आग लगने के कारण हैं, तो कुल मिला के ये पूछ रहा है कि आग लगने के कारण कौन है निम्न में से। पहला बोल रहा है आसान मार्ग के लिए ग्रामीणों द्वारा अक्सर पैच के साथ घास और झाड़ियों को जलाना, पहला सही है। दूसरा, गौड़ उपज के संग्रह को सुगम बनाने के लिए जलाना, ये भी सही है। तीसरा है आग लगने के बाद जो कोमल घास निकलती है उसके लिए चरवाहों द्वारा घास को जलाना। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्या बोल रहा है, आग को नियंत्रित करने या बुझाने की विधियां हैं, पानी का प्रयोग, फायर ब्रेक्स, अग्निशमन दल, तो ये तीनों हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, जंगल की आग को रोकने के लिए कुछ रणनीतियां क्या हैं। ऑप्शन देखते हैं, आग प्रतिरोधी परिदृश्य प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना, पहला तो सही है। आग की रोकथाम पर जन जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाना, दूसरा भी सही है। तीसरा सी ऑप्शन है, आगजनी और लापरवाह व्यवहार के लिए नियमों और दंडों को लागू करना, तीनों ऑप्शन आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 55, मानव वन्य जीव संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। प्राकृतिक आवास का नुकसान, ए ऑप्शन आपका सही है, मुख्य कारण पूछ रहा है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56, मानव वन्य जीव संघर्ष का सबसे आम प्रकार क्या है। भोजन और पानी पर संघर्ष, इसका भी पहला ऑप्शन सही हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 57 में। क्या बोल रहा है, मानव वन्य जीव संघर्ष को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ उपाय हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, भौतिक बाधाएं जैसे कि बाढ़, पहला तो सही है। वन्य जीव पुनर्वास, दूसरा भी सही है। आवास बहाली, तीसरा भी सही है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 58। क्या बोल रहा है, मानव वन्य जीव संघर्षों के प्रबंधन में शिक्षा और जागरूकता की क्या भूमिका है। तो ये महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन सही है। इसका भी अजीब तरह का क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आने के चांस कम है। निम्नलिखित में से 59 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरा है। पेड़ों की कटाई में कमी, पेड़ों की संख्या में वृद्धि होगी, खतरा होगा। जलवायु परिवर्तन, सी ऑप्शन है ना आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 60। क्या बोल रहा है, आप अपने पुलिस स्टेशन में हैं और आपको अपने क्षेत्र में हाथी दांत की तस्करी के बारे में एक विश्वसनीय स्रोत से वर्गीकृत जानकारी मिलती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, एक एनजीओ से संपर्क करें और वन्य जीवों के अवैध शिकार और उनकी तस्करी पर नज़र रखना। वन विभाग को सूचित करेंगे, शिकारियों को पकड़ने की योजना बनाएंगे, या डी दिया गया इसे अनदेखा करें क्योंकि जांच के लिए आपके पास अन्य महत्वपूर्ण अपराध हैं। तो अब इसका जो सही आंसर वो है सी, शिकारियों को पकड़ने के लिए योजना बनाएं। ये वन दरोगा के रूप में आपका कार्य पूछ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 61। क्या बोल रहा है, भारतीय वन अधिनियम 1927 की कौन सी धारा वन बंदोबस्त अधिकारी मतलब फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर जो होता है ना उसकी शक्तियों से संबंधित है। तो ये धारा 8 है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 62, वनपाल का मुख्य कर्तव्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए
वन संसाधनों का प्रबंधन करना, ये तो गलत बिल्कुल लग रहा है। वनों को क्षरण और शोषण से बचाना, ये बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, पेड़ों के विभिन्न व्यास वर्गों के रंग चार्ट में किस वर्ग का कोई रंग चार्ट नहीं है? तो जो ए ऑप्शन है ना, 0 से 10 सेंटीमीटर का जो व्यास वाले होता है ना पेड़, उनके लिए कोई कलर नहीं दिया जाता। ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह के जो डाया होते हैं ना, उनके लिए अलग अलग रंग दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्षारोपण कृषि की विशेषता नहीं है? बड़ा पूंजी निवेश, प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता, खेती के वैज्ञानिक तरीके, एकाधिक फसल विशेषज्ञता। तो जो डी बोल रहा है ना, एक से अधिक फसल नहीं होती है इसमें वृक्षारोपण कृषि, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन कीजिए। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ना, प्लांटेशन क्रॉप, उसकी विशेषता बोल रहा है कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 66, 1878 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वनों को उनकी उपयोगिता के आधार पर सर्वोत्तम माना जाता है? तो ये आरक्षित वन है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 67, क्या बोल रहा है? औपनिवेशिक शासन ने वनों को अनुत्पादक माना क्योंकि? सी ऑप्शन इसका सही है। ये उस टाइम का है जब भारत गुलाम था। औपनिवेश शासन की बात कर रहा है कि वन जो है ना, वो राज्य की आय बढ़ाने के लिए राजस्व नहीं देते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष खतरा नहीं है? निवास का विकास, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास। तो जो डी ऑप्शन है वो सही है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यदि बढ़ेंगे तो ये वन्य जीव संरक्षण के लिए खतरा नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, वन और वन्य जीव संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संकटग्रस्त और लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना, वन संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो 69 का आपका डी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 70, क्या बोल रहा है? वन एवं वन्य जीव संरक्षण में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं की क्या भूमिका है? सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए पूछ रहा है। तो संरक्षण परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराना, आवासों और प्रजातियों की रक्षा के लिए कानूनों और विनियमों को लागू करना, संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 71 में, क्या बोल रहा है? व्यक्तियों के अलावा अमृता देवी बिश्नोई जो राष्ट्रीय वन पुरस्कार है वो वन्य जीव संरक्षण के लिए किसको दिया जा सकता है? तो ये ग्राम सभा को भी दिया जा सकता है। तो केवल बी ऑप्शन आपका सही है। केवल एक मतलब बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 72, क्या बोल रहा है? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1980 में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी नीति कई देशों में वन संरक्षण की प्रमुख नीति नहीं है? तो जो इसका डी ऑप्शन है वो सही है। सभी जंगलों में असीमित व्यावसायिक लॉगिंग की अनुमति देना, ये प्रमुख नीतियों में नहीं आती है वन संरक्षण की। अगला क्वेश्चन नंबर 74, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 निम्न में से किस पर बल देती है? ऑप्शन देखते हैं। बड़े पैमाने पर वनों का व्यावसायिक दोहन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वनों का सतत प्रबंधन, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, क्या बोल रहा है? भारतीय सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
तो जो भारतीय जीडीपी है ना, इसमें वनों का योगदान कितना है? तो FAO मतलब फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उन्हें फॉरेस्ट नहीं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसने 2002 के डेटा के अनुसार 1.7% बताया। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, दुनिया की सबसे घातक मछली टरंटुला ये कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, वन वातावरण की आर्द्रता कैसे बढ़ाते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा बढ़ाते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं इसको। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, क्या बोल रहा है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में वनों की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन देखते हैं। जल चक्र का नियमन, जलवायु को स्थिर करना, जैव विविधता का समर्थन करना, संरक्षण करना यहाँ पे होना चाहिए समर्थन की जगह, मनुष्यों को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करना। तो इसका सटीक आंसर है वो सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, वनों का प्रकार मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करता है? तो ये अजैविक घटकों पर निर्भर करता है मुख्य रूप से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 80, एक वन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और संरचना को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो जलवायु, मृदा का प्रकार, स्थलाकृति, उपरोक्त सभी। तो ये सभी वन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को निर्धारित करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 81 में। क्या बोल रहा है? वन पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की क्या भूमिका है? तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, फसल चक्रों के बनने की वैज्ञानिक व्याख्या क्या है? इसका सी ऑप्शन सही है। उच्च ऊंचाई वाली हवाओं के प्रभाव की वजह से फसल चक्र बनते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, मोनोकल्चर की एक विशिष्ट विशेषता है। तो ये मोनोकल्चर है ना, जो व्यावसायिक कृषि है ना, उसमें इसको प्रयोग किया जाता है। तो 83 का ए ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अधिकांशतः निर्वाह कृषि के अंतर्गत उगाई जाती है? खुद के प्रयोग के लिए तो ये होती है बाजरा और चावल। ए ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 85। क्या बोल रहा है? केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें इन्होंने करोड़ रुपए लगाना भूल गए हैं। 3079.40 करोड़। तो 3079 करोड़ रुपए, इतने 1000 करोड़ की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, विश्व में चंदन का सबसे बड़ा निर्यातक वो भारत है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87, आरक्षित वन और संरक्षित वन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो जो आरक्षित वन होते हैं ना, वहाँ पे कोई वाणिज्यिक गतिविधियाँ हैं ना, वो सब मना होती हैं। इसमें इन्होंने ए ऑप्शन को सही बोला, लेकिन उन्होंने लिख दिया है उल्टा कि आरक्षित वन में वाणिज्यिक गतिविधियाँ अलाउ हुए हैं और संरक्षित में नहीं है। आरक्षित को इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व्ड और संरक्षित को बोलते हैं प्रोटेक्टेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। संरक्षित वन में निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं? अब यहाँ पे ना इसका सही ऑप्शन है डी, शिकार और मछली पकड़ना, लॉगिंग और वाणिज्यिक इमारती लकड़ी निष्कर्षण कृषि गतिविधियाँ। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 89, आरक्षित वन के प्रबंधन में वन विभाग की क्या भूमिका है? ऑप्शन देखते हैं। जंगल में व्यावसायिक गतिविधियों की निगरानी करना, मानव उपयोग और जंगल तक पहुँच को विनियमित करना, वन पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और संरक्षण, जंगल में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए की सुविधा के लिए। तो देखो आरक्षित वन में बोल रहा है वन विभाग की क्या भूमिका है। तो आरक्षित वन में बहुत ही इस लिमिटेड एक्टिविटीज जो अलाउ होती हैं, वो भी कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह के लिए है। तो इन्होंने इसमें ए ऑप्शन को सही माना है।
लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90, क्या होता है जब एक आरक्षित वन का क्षरण या विनाश होता है? तो इसमें क्या होता है, फिर इसको डी ऑप्शन सही है, इसे निम्नीकृत वन क्षेत्र डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया जाता है और इसके पुनर्वास की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन उपज के रूप में किसको माना जाता है? लकड़ी, बांस, औषधि पौधे, सभी है ना वन उपज में आते हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 92, क्या बोल रहा है? विश्व में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली वन उपज कौन सी है? तो ये है टिम्बर, ए ऑप्शन आपका सही है। अवैध रूप से वन उपज एकत्र करने के क्या परिणाम होते हैं? अब इसमें भी 93 का जो है ना, इसमें जो ऑप्शन है ना, इन्होंने सी को सही माना है, 7 साल की कैद और जुर्माना। लेकिन इसमें आप ये देखो तो इसमें 1 महीने का कारावास और 500 रुपये तक का जुर्माना है ना, ये इसमें आपको मिलेगा। तो 93 क्वेश्चन नंबर है ना, इसको भी आप, मेरे हिसाब से तो ये गलत है, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 94, वन प्रमाणन का क्या उद्देश्य है? तो ए ऑप्शन इसका सही है, स्थायी वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन नंबर 95, क्या बोल रहा है? सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त वन प्रमाणन योजना कौन सी है? तो इसमें इन्होंने डी ऑप्शन को सही माना है, एफएससी और पीईएफसी। लेकिन वो ऐसे सटीक जो मैंने इसके बारे में बताया कि अभी पीईएफसी ज़्यादा क्षेत्र के लिए वन प्रमाणन इसने जारी किए हैं, लेकिन तेज से बढ़ने वाली है एफएससी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, शायद मैं गलत बोल गया। पीईएफसी जो है ना, वो अभी ज़्यादा क्षेत्र के लिए वन प्रमाण सर्टिफिकेट जारी कर चुका है, लेकिन तेज़ी से बढ़ने वाली है एफएससी। अगला क्वेश्चन नंबर 96, वन प्रमाणन के लिए मानदंड क्या हैं? डी ऑप्शन इसका सही है, सभी तीनों जो है ना, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन, जैव विविधता और वन्यजीव आवास का संरक्षण, हानिकारक रसायनों के उपयोग को कम करना, ये सब वन प्रमाणन के लिए स्टैंडर्ड के रूप में काम करते हैं, इनके मतलब देखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 97, वन प्रमाणन के क्या लाभ हैं? ऑप्शन देखते हैं, वानिकी उद्योग की बेहतर प्रतिष्ठा, प्रमाणित वन उत्पादों की बढ़ती मांग, बढ़ी बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता। तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, वन प्रबंधन और उपयोग के संबंध में वन पाल का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? इसका इन्होंने ए ऑप्शन सही वो दिया है, स्थायी वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 99, एक वनपाल के अधिकार क्या हैं? वन विभाग के नियंत्रणाधीन किसी वन या स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना, पहला तो सही है। दूसरा है अवैध वन संचालन में उपयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन या जानवर को जब्त करने और हिरासत में लेने के लिए, ये भी सही है। तीसरा है वन अधिकार, भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अपराध करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करना। तो इसका तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100, एक वनपाल के लिए क्या परिणाम होते हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है? इसका इन्होंने बी ऑप्शन सही बताया है, 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।